राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखो हमने ये देखा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद फाइनली हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया। ठीक है, बट ये जो टाइम था, इस टाइम पे हमने क्या किया, हमने लगभग 60 कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला। ठीक है, लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की हमने स्टडी की। फिर वहाँ से जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे या जो अच्छे प्रोविज़न थे वो हमने अपने संविधान में डाले। ठीक है, बट उसके बावजूद भी हमारे संविधान में कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो वो विशेषताएं क्या हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेलिएंट फीचर है हमारे संविधान का वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, अब यहाँ पे टर्म समझिएगा। फर्स्ट टर्म हमने यूज़ किया है लेंथीएस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा संविधान हमने बनाया। तो हमने ऐसा उसमें क्या किया। ठीक है, देखो जब हमने संविधान बनाया ना, एक रूल बुक बनाई। अब ये बुक है, इस बुक को हमने क्या किया, 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, डॉट डॉट 22। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने 22 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हर पार्ट में हमने कुछ आर्टिकल्स डाले। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में 1 to 4 आर्टिकल्स डाल दिया, सेकेंड पार्ट में हमने 5 to 11 डाल दिया, थर्ड पार्ट में हमने 12 to 35 डाल दिया। ठीक है, फिर ऐसे करके हमने सब में कुछ आर्टिकल्स डाले और ये टोटल आर्टिकल्स जो हमने डाले हैं वो हमने डाले हैं 395। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था ना कि हर पार्ट में या कुछ हमने अलग से शेड्यूल्स भी ऐड किए और टोटल हमने जो शेड्यूल्स ऐड किए वो हमने ऐड किए 8। तो अब जो हमारा संविधान था ना उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक, तो ये हमने देख लिया। बट देखो क्या ये सिचुएशन अभी भी है? नहीं, तो ये सिचुएशन अभी सेम नहीं है। अभी क्या है, ये 1949 की बात कर रहे हैं हम, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो ये सिचुएशन थी, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। बट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, 2024 की बात करें, तो आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे 395 से बढ़कर अप्रॉक्स 470 हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो संविधान बना रहे थे ना, उन्हें ये पता था कि आगे आने वाले टाइम पे ये जो अभी लॉज बना रहे हैं वो एग्जैक्टली वर्क नहीं करने वाले हैं या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वक्त के साथ चीज़ों का इम्प्रूव होना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी संविधान में कि उसको हम अमेंड कर सकें। ठीक है, तो उस अमेंडमेंट के थ्रू हमने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स ऐड कर दिए। तो 395 टू अब हमारे लगभग 470 के आसपास आर्टिकल्स हो चुके हैं। पार्ट्स की अगर हम बात करें तो उन पार्ट्स में भी हमने कुछ चेंजेस किए। हमने एक पार्ट को माइनस किया और 4 पार्ट्स को ऐड कर दिए। ठीक है, तो अभी टोटल पार्ट्स हमारे पास हो गए हैं 25। ठीक है, अब देखो हमने हमारा 7 पार्ट था, ये हमने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, ऐड जो हमने किया है वो ऐड किया है हमने, एक तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की जो हमने 4A में ऐड किया। ठीक है, दूसरा जो हमने ऐड किया है वो म्यूनसिपैलिटी ऐड की है, वो हमारा 9A में है। ठीक है, फिर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड की है जो हमारा 9B में है, और हमने ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया है जो हमारा 14A में है। ठीक है, तो हमने ये 4 पार्ट्स ऐड किए हैं, एक माइनस किया है, तो अभी जितने पार्ट्स हैं वो टोटल 25 है। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं इसमें ट्रिब्यूनल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये दोनों इंदिरा गांधी के टाइम पे हुए 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और 9A और 9B, 9A जो हुआ है हमारा 1992 में हुआ है 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, और 9B जो हुआ है हमारा 2011 में हुआ है 97th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अभी हमारे टोटल पार्ट्स हैं 25। शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल संविधान में शेड्यूल्स हमारे 8 थे। इसमें हमने 4 शेड्यूल्स ऐड किए। 4 कौन से? पहला हमने 9th ऐड किया है पंचायत। ठीक है, 10th ऐड किया है हमने एंटी डिफेक्शन, 9th हमने लैंड रिफॉर्म ऐड किया है, 10th हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए ऐड किया है, 11th हमने पंचायत ऐड किया है, 12th हमने म्यूनसिपैलिटीज को ऐड किया है। ठीक है, तो टोटल 4 हमने यहाँ पे शेड्यूल्स ऐड किए। अभी कितने शेड्यूल्स हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये हमने ये टर्म देख लिया। अब नेक्स्ट टर्म हमारा आता है रिटन।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या संविधान अनरिटन भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप से लिखा जा सकता है, फर्स्ट रिटन और दूसरा हो सकता है अनरिटन। ठीक है, रिटन जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप सोच रहे होंगे अनरिटन संविधान कैसे हो सकता है? हमने तो पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है, फिर वो अनरिटन कैसे हो सकती है? देखो, कुछ लॉज बन गए कंट्री को चलाने के लिए। ठीक है, कंट्री को चलाने के लिए कुछ लॉज की ज़रूरत होती है, बट कंपलसरी तो नहीं है ना कि उसको हम कहीं एक बुक में लिखें, नोटिफाई करें कि नहीं ये इस रूल बुक में लिखा हुआ है। तो ब्रिटेन में सिस्टम जो चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। कुछ लॉज हैं, एक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे कंट्री चलती है, बट वो कोडिफाई नहीं किया गया, उसको कहीं पे हमने लिख कर ही रखा है। बट अमेरिका का सिस्टम ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो संविधान है वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है, बट क्यों? क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इसको सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनने पे मजबूर किया गया? ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे? या हम कह सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के एलिफेंटाइन साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ठीक, हमारा संविधान जो है वो हाथी के साइज का है। ठीक, तो फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला फैक्टर जो था वो था जियोग्राफिकल फैक्टर। देखो, अब ये क्या होता है, हमारी कंट्री जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक, डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। तो हर व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा सोच पाना एक दिन का काम नहीं था और एक पेज का काम नहीं था। ठीक है, हमें हर धर्म के लोगों के लिए सोचना है, हर कास्ट के लोगों के लिए सोचना है। तो एक नियम से काम चलना नहीं था। तो संविधान ना बहुत बल्कि हो गया जब हमने सबके बारे में सोचा, हमने सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखा। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था हिस्टोरिकल फैक्टर। अब हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है? देखो, जब हम एक्ट्स पढ़ रहे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था ना, उसमें एक प्रोविज़न था। उसमें ये था कि जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक कंट्री कैसे चलेगी, किस बेसिस पे चलेगी? तो वो चलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। ठीक है, तो इस एक्ट का बहुत बड़ा असर रहा संविधान पे। ठीक है, जब हमने संविधान बनाया तो इसके कई सारे प्रोविज़न हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। ये एक फैक्टर भी था जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंदी हो गया। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर था वो था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब देखो, हम बात करें सेंटर की या स्टेट की, हम जो इंडिया है ना एक कंट्री है। ठीक, उसमें कोई डिवीज़न नहीं है, सेंटर अलग नहीं है, स्टेट अलग नहीं है। तो हम अलग संविधान नहीं बनाने जा रहे हैं ना सेंटर और स्टेट के लिए, हमने एक संविधान बनाया, चाहे वो सेंटर की बात करें या स्टेट की बात करें। तो उसी संविधान से पीएम भी रूल करेंगे, उसी संविधान के बेसिस पे सीएम भी रूल करेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न भी था जिसकी वजह से हमारा संविधान काफ़ी बल्कि बना। ठीक, फोर्थ जो था रीज़न वो था डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। अब लीगल ल्यूमिनरीज कानूनी दिग्गज। ठीक है, देखो, कभी भी अगर आपको पता हो कि जैसे मान लीजिए कोई एक वकील है या कोई जज है, कोई जजमेंट देते हैं, तो वो जजमेंट न्यूज़पेपर में हम एक छोटे से आर्टिकल में पढ़ते हैं, लेकिन जो उनका जजमेंट होता है ना वो काफ़ी लंबी मोटी फाइल निकल के आती है। मतलब एक जजमेंट हो सकता है 50 पेज में या 100 पेजेस में। ठीक, क्यों? क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज होती है। और हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें ज़्यादातर कानूनी दिग्गज थे। ठीक है, तो उनकी जो लैंग्वेज थी ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, या कह सकते हैं कि जो 10 लाइनों में लिखा जा सकता है उसको वो 100 लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये वजह भी हो सकती है। एक ये भी फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथीएस्ट होने का। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स थे। अब देखो, और भी कुछ चीज़ें थी इसमें। एक तो ये था कि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो लिख रखे थे अपने संविधान में कि चीज़ें गवर्न कैसे होंगी या कंट्री को कैसे गवर्न किया जाएगा। से स्टेट में सीएम गवर्न कर रहा है, सेंटर में पीएम गवर्न कर रहे हैं, और लेजिस्लेचर कैसे काम कर रहा है, या कैसे कैसे चीज़ें हैं। काफ़ी हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लिख रखा था, लेकिन उसके साथ हमने डिटेलिंग भी बहुत कर रखी है, बहुत डिटेल में दे रखा है चीज़ों को। ठीक है, कि कैसे कैसे प्रशासन कहाँ पे कैसे होगा। जैसे अगर हम बात करें शेड्यूल्ड एरियाज़ की, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए हमने अलग से प्रोविज़न बना दिया है ना, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमने थोड़ा सा प्रोविज़न अलग कर दिया।
ठीक। तो या फिर आर्टिकल 371 हमने अलग से डाल दिया, तो काफ़ी चीज़ें थी जो हमने काफ़ी डिटेल में लिख रखी थी। तो ये वजह भी थी जिसकी वजह से हमारा संविधान काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है।